गाजा पर लगातार हमलों के चलते अब ट्रिपल अटैक होगा इजराइल पर। यमन ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल को पहुंचाया अरबों डॉलर का नुकसान। युद्ध के लिए ईरान ने भी कसी कमर। 3 महीने के युद्ध में पहली बार बैकफुट पर पहुंचा इजराइल। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच शुरू हुई इस लड़ाई ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया है, जहां इजराइल 1, 2 या नहीं बल्कि 3 तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल को घेरने वाले देशों में ईरान का नाम भी शामिल हो गया है। अब एक तरफ यमन है जिसने समुद्र के अंदर इजराइल की नाक में दम कर रखा और एआई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का इस्तेमाल करके उसको अरबों डॉलर का लॉस दे रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया जाने वाला ईरान, जिसने साफ कह दिया कि इजराइल ने जो जुल्म गाजा के लोगों पर किया है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। और ईरान ने अपने इरादे साफ करते हुए जाहिर कर दिया है कि उसकी तरफ से इजराइल पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि यमन की तरह ईरान भी अब इजराइल से सीधे तौर पर युद्ध करने के लिए तैयार है और समुद्र के रास्ते से चोट पहुंचाने वाला है। इसके अलावा तीसरा हमास है, जो लगभग 3 महीने की जंग के बाद भी इजराइल जैसे ताकतवर देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उल्टा अलग अलग तरह के हमले करके वो इजराइल को लगातार चोट पहुंचा रहा है। इस तरह इजराइल अब लड़ाई में 3 तरफ से घिर चुका है और पहली बार बैकफुट पर नजर आ रहा है, मगर इसके बावजूद भी दुनिया के बहुत कम देशों को उसके साथ हमदर्दी है। अब ऐसा क्यों, क्या वजह है? ईरान ने इस लड़ाई में कूदने का ऐलान कर दिया है और कैसे एक अकेला यमन दुनिया की कई देशों की नेवी को हरा रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए उसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले 82 दिनों में इजराइल ने गाजा पर जो कहर बरपाया है वो किसी से छिपा नहीं है। गाजा में लाशों के ढेर लग गए हैं और हजारों लोग लापता हैं। मौतें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि कब्रिस्तान तक छोटे पड़ गए हैं। बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं, किसी पर भी कोई रहम नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि कितनी कम अवधि में गाजा के अंदर 22,000 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा घायल हैं। इसके अलावा इस युद्ध में 20 लाख से ज्यादा लोग को बेघर भी किया गया है, जो इस समय सड़कों पर हैं और रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह में रहने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने इस युद्ध में पूरी तरह से डोमिनेट किया है, लेकिन इसका ये डोमिनेशन भी एक तरह हार की तरह देखा जा रहा है और अब फिलिस्तीनियों की मदद के लिए अलग अलग देश सामने आने लगे हैं, जिससे इजराइल बैकफुट पर आ गया है। सबसे पहले तो यमन ने इस युद्ध में हमास और फिलिस्तीन का पूरी शिद्दत के साथ साथ दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यमन के हूती रेबल्स ने रेड सी यानी कि लाल सागर पर कब्जा किया हुआ है और ये इजराइल जाने वाले किसी भी कार्गो शिप को इस इलाके से गुजरने नहीं दे रहे हैं। अपने इरादे साफ करने के लिए यमन के ये फाइटर्स अब तक कई कार्गो शिप्स को अपना निशाना बना चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन हूती रेबल्स के सामने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस और कनाडा समेत कई देशों की नेवी खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हूती पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि एक साथ कई देशों की नेवी को इन्होंने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देश जिनकी नेवी पूरी दुनिया में बेस्ट मानी जाती है, वो हूती के सामने घुटने टेक चुकी हैं। असल में हूती इस पावर का एक बहुत बड़ा रीजन है वो आधुनिक हथियार जो वो इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन के पास एआई टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो किसी मिसाइल की तरह अपने टारगेट को हर हाल में हिट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हूती विद्रोहियों के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आए, तो इसका जवाब है ईरान। दरअसल ईरान इस समय आधुनिक हथियार बनाने के मामले में टॉप देशों की लिस्ट में आता है और ड्रोन व मिसाइल्स बनाने के मामले में तो इसको महारत हासिल है। ऐसे में पिछले कई दशकों से ईरान लगातार यमन को सारे हथियार खुद ही सप्लाई कर रहा है और ईरान से मिले इन्हीं एडवांस हथियारों के दम पर आज एक छोटा सा देश यमन ने दुनिया के कई सुपर पावर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। पर सवाल उठता है कि यमन के ऐसा करने से होगा क्या और इसका हमास या फिलिस्तीन को फायदा क्या होगा। असल में दोस्तों, व्यापार के नजरिए से लाल सागर एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट का हिस्सा है जो अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक लिंक प्रदान करता है। ऐसे में इजरायली कार्गो शिप्स को रोककर एक तो यमन ने इनका अरबों डॉलर का नुकसान कर डाला है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के ट्रेड को डिस्टर्ब करके ये वर्ल्ड इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। आपको बता दें कि लाल सागर का रूट अगर नहीं खुला तो यूरोप में क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ऐसे में जिस देश पर रेड सी के ब्लॉक होने का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो खुद अब इजराइल पर युद्ध के एंड का प्रेशर बना रहे हैं, यानी हूती द्वारा लाल सागर पर किए गए कब्जे से इजराइल पर युद्ध को खत्म करने का इंटरनेशनल प्रेशर काफी बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, अब ईरान ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को उसके ही किए की सजा देने वाला है। दरअसल ईरान पहले से ही इजराइल पर तपा हुआ बैठा था
ऐसे में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के एडवाइजर की हत्या ने उसको और भी ज्यादा भड़का दिया है। बता दें कि अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया के अंदर एक हवाई हमला करके IRGC एडवाइजर सैयद रजी मौसावी को मरवा दिया। मौसावी IRGC की एक वरिष्ठ सलाहकार थे जो सीरिया और ईरान के बीच सैन्य संगठन के समन्वय के लिए जिम्मेदार थे। यह हत्या होते ही ईरान ने ऐलान कर डाला है कि वो अब चुप नहीं रहने वाला है और इजराइल ने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। खबरें तो ये निकल कर आ रही हैं कि यमन से प्रेरित होकर ईरान ने भी पानी के रास्ते ही इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह यमन ने लाल सागर को अपने कब्जे में लिया हुआ है, वैसे ही ईरान भूमध्य सागर को ब्लॉक करने वाला है। अगर ऐसा सच में होता है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होगा और जब पूरी दुनिया का प्रेशर इजराइल पर पड़ेगा तो मजबूरी में उसे झुकना ही पड़ेगा। वैसे झुकना तो इजराइल को हमास के सामने भी पड़ रहा है, क्योंकि इतनी लंबी जंग के बाद भी वो अब तक हमास का कोई खास नुकसान नहीं कर पाया है। बता दें कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब इजराइल की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे कि वो एक ही दिन में हमास को मिटाकर इस युद्ध का अंत कर देंगे, लेकिन आज इस लड़ाई के शुरू हुए 82 दिन बीत चुके हैं और ये युद्ध अभी भी पहले दिन की तरह ही जारी है। उल्टा इस लड़ाई में इजराइल अब तक अपने 1200 नागरिक और 175 सैनिकों को खो चुका है। इसके साथ ही लगभग 900 सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें काफी सारे ऐसे सोल्जर्स शामिल हैं जो अब आगे विकलांग की जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, आंकड़े के हिसाब से भले ही इस लड़ाई में इजराइल का पलड़ा काफी भारी नजर आता है, मगर हमास और इजरायली रेपुटेशन के नजरिए से देखें तो ये लड़ाई इजराइल के लिए बहुत ही निराशा भरी है। यही कारण है कि अब खुद इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग उठना शुरू हो गई है। पूर्व इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ डैन हालुत्ज का कहना है कि जमीन पर यह लड़ाई भले ही अभी भी जारी हो, लेकिन सही मायनों में देखें तो इजराइल हमास से हार चुका है और इजराइल के लिए इस लड़ाई में सबसे बड़ी जीत यही होगी कि नेतन्याहू इज्जत से खुद की अपने पद से इस्तीफा दे दें। सिर्फ डैन हालुत्ज ही नहीं बल्कि नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग और भी बहुत से इजरायली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमास को मिटाने के मिशन में इजराइल फेल हो चुका है और नेतन्याहू अपनी भड़ास गाजा के मासूम लोगों की जान लेकर निकाल रहे हैं। इस तरह अब तक एक तरफ हमास, दूसरी तरफ यमन और तीसरी तरफ ईरान, इन तीनों ने मिलकर इजराइल को तीन तरफ से घेर लिया है। ऊपर से खुद इजराइल के अंदर PM के इस्तीफे की जो मांग उठ रही है उससे ये और ज्यादा बैकफुट पर आ गया है। ऐसे में हो सकता है कि इजराइल बहुत जल्द खुद ही इस जंग से पीछे हट जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल अपनी मर्जी से इस लड़ाई को खत्म करेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।